हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हम बेसिक ऑर्गेनिक और IUPAC नेमिंग के बिल्कुल क्रीम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारा जो भी रहेगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चैप्टर का जो है, एकदम मुझे सबसे एक्सपेक्टेड चीज़ें लगी, केवल वही कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन और वही थियरी हम डिस्कस करेंगे। ये कम समय में ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होता है। इसमें हमने आपको पहले ही बताया है हमारा क्रीम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये मैं अपने प्राइवेट स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। अगर इन फ्यूचर आप यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ तो आप इसको देख सकते हो। ये रीनीट स्पेशल के लिए है और इसमें अपना मोटिव ही यही था कि हम कम समय में आपको बेहतरीन चीज़ दे सकें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और मैं आपको बता दूं, अगर जो भी लोग हमारे प्राइवेट स्टूडेंट जो भी हैं हमारे सारे चैप्टर को इसको कंप्लीट करते हो तो 80 to 90% जो प्रॉब्लम है, 95 भी आप बोल सकते हो, इधर से ही आने वाला है, ऐसा मेरा एजम्पशन है। बाकी सुपर 45 करते हो, फ्यूचर 45 गेस पेपर ये सब पूरा कर लेते हो, ये तो कन्फर्म है। 5 स्टेप स्ट्रेटजी से बाहर तो कुछ नहीं आ सकता, ये तो 100% कन्फर्म है। इसमें भी अगर आपको टाइम को देखते हुए करना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सीक्रेट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। मैं भी जब 12th क्लास में था या ड्रॉपर में तैयारी करता था तो मैं ज़ीरो पे था, लिटरली ज़ीरो पे था। मुझे नहीं आता था ऑर्गेनिक का, वो नहीं आता था। तो बाद में जब मैं ग्रेजुएशन में गया तब जाके चीज़ों को सीखा कि अच्छा ऐसे पढ़ा जाता था। ये रीज़न था जो मुझे नहीं आता था। उसका रीज़न यही था, कनेक्टिविटी, क्योंकि मुझे कभी कनेक्टिविटी से पढ़ाया ही नहीं गया। और वो कनेक्टिविटी है, मेरा मानना है, सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ना, फिर आइसोमेरिज्म, फिर जीओसी पढ़ना। कोई अगर मान लो जी बिल्कुल ज़ीरो पे है ना, तो मेरा है ऑर्गेनिक ज़ीरो के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें मैंने ये सब पढ़ाया है। तो आप जाके वहाँ पे देख लेना क्लासिक 1 शॉट के लेक्चर में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी अगर यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ ये वीडियो, तो जो भी लोग नए देख रहे हैं भाई, पहले बता दूँ ये ऑलरेडी प्रूवन कंटेंट है। हमने नीट 2025 2026 दोनों में पेपर विद इन 2 मंथ जो पढ़ा है 100% वही मैच था। कॉन्सेप्ट, पैटर्न, फॉर्मेट, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही आए थे। जाके प्रूफ चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। वही है ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। दो तरीके के होते हैं, ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक। ओपन चेन मतलब ऐसे वाले कंपाउंड जिसमें रिंग वगैरह ना हो, क्लोज चेन जिसमें है ना साइकिल बनी हो। अब ओपन चेन में भी दो होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सबको पता है। जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड फॉर्मूला होता है एल्केन CnH2n+2। इसमें और अनसैचुरेटेड में एल्किन अल्काइन होता है, जिसमें डबल बॉन्ड हो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। मुझे एक बात बतानी है आपको यहाँ पे, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक क्या होता है और होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक क्या होता है, ये शायद से आपको कम ही लोग को पता है। देखो, होमोसाइक्लिक सेम मतलब केवल कार्बन और हाइड्रोजन से रिंग बना हो। हेट्रोसाइक्लिक में हेट्रो कार्बन हाइड्रोजन तो हो ही, साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेट्रो एटम आ जाए। होमोसाइक्लिक में दो होते हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। तो बेंजीन वगैरह, नैफ्थलीन, जहाँ पे बेंजीन दिख जाए वो एरोमेटिक होता है, और अगर सिंपल है तो एलिसाइक्लिक। ऐसे हेट्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक क्या होता है, जिसमें बेंजीन रिंग वगैरह ना हो, मतलब एरोमेटिसिटी ना हो, और एरोमेटिसिटी है तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा पूछता रहता है। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है तो सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर को काउंट करना। अगर 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3 कर देना। जैसे देखो यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाए, 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कार्बन पे 0 है क्योंकि सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए हैं, तो यहाँ पे sp3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कितना है, सिग्मा सिग्मा, इस कार्बन पे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो जाएगा, sp2। लोन पेयर तो है नहीं, सिग्मा 3 है, यहाँ पर भी sp2, तो पूरे 2 sp2 का हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और मैं आपको सिखा दूँ ट्रिक का, आपको ये बताना है मुझे कि अगर मान लो, क्या मैंने बोला, अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे क्या होता है, sp3 होता है। डबल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन हो तभी लगाना है ट्रिक, sp2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे sp कर देना। लेकिन एक नोट करके याद रख लेना, अगर लगातार डबल बॉन्ड है और इस पर हाइब्रिडेशन पूछे तो sp2 नहीं करना, इस पर क्या हो जाएगा, sp कर देना, बस, बाकी हर जगह लगा देना है। तो ये एक तरीके का सिंपल रूल है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो तो आप फार्मूला सिग्मा लोन पेयर भी नहीं लगाना, डायरेक्ट आप बोल सकते हो। यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, यहाँ पे तो कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, लोन पेयर 1, 4 स्टेरिक नंबर आ गया sp3। मैं बोलूँ यहाँ पे बताओ तो यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा, लोन पेयर बोलोगे 1, नहीं, लोन पेयर 1 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना पता है, बताता हूँ। ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 3 सिग्मा लेंगे, और 3 सिग्मा मतलब sp2।
अब देखो रेजोनेंस कहाँ होता है, ये डबल बॉन्ड सी पे लोन पेयर है तो उसको रेजोनेंस बोलते हैं, बाकी जीओसी में डिटेल में हमने देखा है। यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, ठीक है, तो सिग्मा सिग्मा और एक लोन पेयर तो sp2। यहाँ पे दो लोन पेयर है तो एक रेजोनेंस में जाएगा, एक अवेलेबल रहेगा, तो 2 सिग्मा है और एक लोन पेयर है तो 3 मतलब sp2 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लगती है। कैसे निकालते हैं, देखो अगर डबल बॉन्ड है तो उसका डी 1 होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होता है, कोई अगर रिंग है तो वहाँ पे 1 होता है। मान लो यहाँ पे इसके कारण 1 होगा, ट्रिपल बॉन्ड इसके कारण 2, टोटल 3। यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है तो 3 डबल बॉन्ड के कारण और एक रिंग भी तो है, टोटल 4। यहाँ पे 3 2 5 डबल बॉन्ड के कारण और 2 रिंग है, 5 2 7। एक अगर मान लो 3D स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, वहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेस, एक टोटल 6 फेस होते हैं -1 तो 5 हो जाएगा 3D स्ट्रक्चर में। और चाहे तो आप फार्मूला भी लगा के निकाल सकते हो, ये जनरल फार्मूला है 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 -1 और माइनस फिर हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को हटा देना और डिवाइड बाई 2। तो एक जनरल फार्मूला है सभी स्ट्रक्चर के लिए और बाकी हमने आपको सिखा दिया। कॉमन नेमिंग, अगर मान लो कोई भी ब्रांचिंग नहीं होता है तो कॉमन नेमिंग क्या होता है, एन लगा देते हैं नेम में। सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए एल्केन है तो यहाँ पे 1 2 3 4 एन ब्यूटेन। अच्छा 3 कार्बन से एन नहीं स्टार्ट होता, 4 कार्बन से स्टार्ट होता है। 5 कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन पेंटेन हो जाएगा। 3 कार्बन होता है तो एन नहीं लगाते हैं। अब देखो अगर किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो अल्काइल बन जाता है वो, तो ये एल्केन ही था सारे सिंगल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन गायब कर दिया हमने तो इसको प्रोपाइल बोलेंगे। देखो यहाँ पे एन प्रोपेन नहीं बोल सकते लेकिन हाइड्रोजन निकला तो एन प्रोपाइल बोल सकते हैं। ऐसे ब्यूटेन में से कार्बन निकाल दिए तो एन ब्यूटाइल। लेकिन अगर मान लो ये 2 डिग्री से, ये हाइड्रोजन भी कई वैरायटी है ब्यूटेन में, तो हमने 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन को गायब किया है तो उसको सेक ब्यूटाइल बोलते हैं, ये याद रख लो, इसको सेक बोलते हैं। और अगर मान लो ये वाला ई, इसको याद रख लो, पहचान लो, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो इसको आइसो प्रोपाइल बोलते हैं, आइसो ग्रुप है, ठीक है, आइसो। ये मान लो हमने लिया है ना पेंटेन, ये वाला पेंटेन, तो अगर यहाँ से हमने एक 1 डिग्री हाइड्रोजन को गायब किया ये वाले को तो उसको अमाइल ग्रुप बोलते हैं, पहचान लो अमाइल ग्रुप। 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन को गायब किया तो उसको बोलते हैं टर्ड पेंटाइल। और यहाँ पे अगर 2 डिग्री वाले को गायब किया, कौन सा, इसको, उसको बोलते हैं आइसो सेक पेंटाइल, ठीक है। आइसो, ये वाला आइसो ग्रुप है और इसलिए इसको आइसो सेक पेंटाइल बोलते हैं, तो याद रख लेना। रूल फॉर IUPAC, हमेशा जब भी हम IUPAC नेमिंग करेंगे ना तो कुछ फिक्स रूल है। सबसे पहले प्रीफिक्स 2 लिखते हैं, फिर प्रीफिक्स 1 लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स 1 सफिक्स 2। तो प्रीफिक्स 2 मतलब एक तरीके के ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जिसमें ये सारे आते हैं, हेलोजन, OR, NO2, OR, ये देख लो, पहचान लो। तो सबसे पहले इनका नेमिंग करते हैं, फिर सफिक्स 1 में कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसको कर देते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, कार्बन को मेथेन है ना। उसके बाद सफिक्स 1 लिखते हैं, उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना, डबल बॉन्ड इन, 2 डबल बॉन्ड आते हैं तो लास्ट में हम जैसे 4 कार्बन है ऐसे 2 डबल बॉन्ड आ गया तो इसको ब्यूटा लास्ट में ये लगा देते हैं, डाई इन, ठीक है, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड। और फिर सबसे लास्ट में सफिक्स 2 लिखते हैं जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये सारे करके भी दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, प्रिंसिपल चैलेंज सबसे प्रिंसिपल चेन को डिसाइड करते हैं। प्रिंसिपल चेन कैसे डिसाइड करते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देखना सबसे पहले, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखना, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच देखना, फिर लोवेस्ट लोकेन रूल। मान लो लोवेस्ट लोकेन रूल क्या है पता है आपको, जैसे एक ब्रांच इधर से चलने पे आ रहा है और मान लो इधर पे चलने पे यहाँ पे आ रहा है ब्रांच, तो अगर आप 1 2 इधर से चल रहे हो तो 2 नंबर पे ब्रांच आ रहा है, 1 2 3, इसको मत काउंट करो, इस पे 3 पे आ रहा है तो लोवेस्ट लोकेन के अकॉर्डिंग इस इधर से हम कंसीडर करेंगे। लास्ट में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। कोई कहेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर। एक बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया है, बताओ किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, जैसे इसमें देखो तो हम इसमें नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से हमने क्यों किया, क्योंकि भाई इधर से करने से हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बन रहा था, ठीक है। कोई कहेगा सर इधर से भी तो कर सकते थे 1 2, देखो इधर से करते हो तो 3 पे ब्रांच और इधर से करते तो 2 पे ब्रांच, तो किधर वाला लेंगे, इधर वाला लेंगे। समझ आया, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल। अब मान लो एक इथाइल होता एक मिथाइल होता, ठीक है, तो हम किसको प्रायोरिटी देते, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लास्ट में आता है।
अब यहाँ पे देखो जैसे इसको नेमिंग करना है मान लो, तो 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल। सबसे पहले इसी को लिखना, ये अल्काइल ग्रुप है ना, देखो आर है तो इसको पहले लिखेंगे ना, ये देखो तो 2 मिथाइल और ये क्या हो जाएगा 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट एन। अब इसको देखो 1 2 3 नंबरिंग कर लो पहले, तो 2 और 4 पे डाई मिथाइल है, 2,4 डाई मिथाइल, सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। ठीक है। अच्छा, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है याद रखना, ये वाले ग्रुप कहीं पे दिख जाए उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसकी नेमिंग जैसे ये वाला ग्रुप दिख गया तो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला। तो देखो होगा क्या, नंबरिंग करना, 1 2 इधर से करोगे तो 5 पे आ रहा है, इधर से करोगे तो 6 पे आ रहा है, तो हम 5 साइड करेंगे इधर से, तो 5 पे इसको ऐसे ब्रैकेट में बना लिया करो। और हम 5 पे ग्रुप लगाए तो 5 और एक बड़ा सा ऐसे ब्रैकेट बना लो, इसको अलग से नंबरिंग करो नॉर्मल तरीके से जैसे करते हो। तो 1 1 डैश 2 डैश 3 डैश है ना, पायलट एटम से ही नंबरिंग स्टार्ट करना जहाँ से ये ब्रांच लगा हुआ है। तो 1 डैश 2, तो देखो 1 डैश पे क्या लगा है मिथाइल, तो 1 डैश मिथाइल और ये क्या है 3, तो आप प्रोपेन इसको नहीं बोलोगे, इसको प्रोपाइल। हमेशा याद रख लेना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो अलग से नेमिंग करते हो उसमें आइल ही लगाना, चाहे ब्रांच हो चाहे मेन चेन हो। और ये पेरेंट चेन में लास्ट में 10 कार्बन है, डेक, सारे सिंगल बॉन्ड डेकेन। ठीक है। और अगर मान लो एक ग्रुप और यही लगा होता है यहाँ पे ऐसे, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे 20 लगाते हैं और फिर जाके 20 5,6 और ऐसे नेमिंग एक का नेमिंग कर देते। अब देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप को कैसे करेंगे। तो ये है रूल, देखो ये है ऑडियंस, ये है किंग। अगर कोई ऑडियंस की तरह यूज हो रहा है तो उसका नाम ये होगा, कोई किंग की तरह यूज हो रहा है तो उसका नाम ये होगा। और ऑडियंस किंग को पहचाना कैसे है, ये ऑर्डर है प्रायोरिटी ऑर्डर। तो जो सबसे ज़्यादा जिसका प्रायोरिटी है वो किंग है, जो कम है वो ऑडियंस है। तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, देखो एक OH है और एक एसिड है। तो एसिड और OH में प्रायोरिटी एसिड का ज़्यादा होता है, तो एसिड हो गया किंग और ये हो गया ऑडियंस, और ऑडियंस को सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका नेमिंग कर लो 1 आगे नहीं है ना, तो 1 पे OH लिखा है, OH को ऑडियंस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो 1 हाइड्रोक्सी। और यहाँ पे एक कार्बन है तो मेथ, और इसको किंग को क्या बोलते हैं, ओइक एसिड, तो मेथेनोइक एसिड। यहाँ पे देखो एल्डिहाइड कीटोन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे एसिड और ये है, तो यहाँ पे देखो 1 2 एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ना, इसलिए नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट किया 1 2 किंग से। तो अगर इसको हम एज ए ब्रांच यूज करते हैं, पूरा इसके कार्बन को हम नंबरिंग में नहीं इंक्लूड किए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्माइल बोलते हैं। तो 2 पे फॉर्माइल लगा है, देख लो CHO को फॉर्माइल है ना, 2 फॉर्माइल और 1 2 एथेनोइक, ये किंग है तो ओइक एसिड है ना, सफिक्स 2 को तो लास्ट में लिखते थे। मान लो इसके कार्बन को इंक्लूड कर दिया तो इसे ऑक्सो बोलते हैं, तो 3 पे ऑक्सो और प्रोपेनोइक एसिड बोल देना। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। फटाफट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी, मान लो अगर 3 ये COO या COO ऐसे 3 बार आते हैं ना, इनमें से कोई भी अगर ये वाले 3 बार आते हैं, ये जो मैंने लिखा है, तो इनका स्पेशल नेमिंग यूज होता है। इसको ओइक एसिड नहीं बोलते, फिर कार्बोक्सिलिक ही बोलते हैं, जैसे देखो। और इस कार्बन को नंबरिंग में नहीं इंक्लूड करते, तो 1 2 3 तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही अगर मान लो OH होता तो क्या हो जाता, OH का गिवन है क्या, नहीं गिवन है OH का, तो वो तो ऑल हो जाएगा। CHO होता मान लो तो 1 2 3, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बन डिहाइड हो जाता। हाँ एक चीज़ याद रख लेना, अगर रिंग से भी डायरेक्टली अटैच है COOH, मैंने क्या बोला, रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो भी आप उसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बोलोगे, यही नाम यूज करोगे। रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होता, मान लो ऐसे होता, अब इसको हम नॉर्मल तरीके से करते। तो 1 2 पे क्या लगा है, इसको एज ए ब्रांच यूज करेंगे, तो 2 साइक्लोब्यूटाइल और एथेनोइक एसिड हो जाता है। ठीक है। तो मैंने एक करके बता दिया, बाकी आपको याद आ जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं, वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग वगैरह ऐसे करते हैं। ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे याद रख लो 2 पार्ट होते हैं, एक ओपन पार्ट, एक ओपन क्लोज पार्ट। तो हमेशा ओपन पार्ट कार्बन अगर सेम हो जाए तो रिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा देना नंबरिंग में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया ओपन पार्ट, ये ओपन पार्ट, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन, तो रिंग को प्रायोरिटी देंगे भाई, डेफिनेटली कार्बन ज़्यादा है रिंग में। अब नंबरिंग यहाँ से करें या यहाँ से, तो यहाँ से क्यों करोगे, यहाँ पे 2 ब्रांच लगे हैं सब्स्टिट्यूएंट। इथाइल मिथाइल तो बाद में आता है, तो 1 2 3 4, तो देखो 4 इथाइल
अच्छा 4p-इथाइल है, अल्फ़ाबेटिकल में पहले आता है ना, तो 4-इथाइल 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना है, तो देखो यहाँ पे आप हर तरीके से नंबरिंग करो, 1 2 इधर से करो। सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करो, इसमें ये प्रिंसिपल में आता है साइनाइड, है ना प्रिंसिपल, तो हम डेफिनेटली यहीं से करेंगे। अब इधर से इधर जाएँ या इधर जाएँ, तो इधर से 1 2 3 इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सभी क्या हो गए, ऑडियंस हो गए, और ऑडियंस हो गए तो फिर हम प्रायोरिटी नहीं देखते हैं। ये इसके नाम में बी आ रहा है, इसके नाम में ओ आ रहा है, तो हम बी की साइड चलेंगे। तो 1 2 3 4, तो हम इसको कर लेंगे 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, रिंग से डायरेक्ट अटैच है जिसको बेंजोनाइट्राइल बोलेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो ये ओपन पार्ट है और ये क्लोज पार्ट है, तो अब ध्यान से देखना, इसमें एक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम एक बोल देते हैं और ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। तो 1 पे क्लोरो और ये क्या हो जाएगा, 1 पे फिनाइल भी लगा है, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर बाईसाइक्लो, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। तो हमेशा याद रख लेना, नंबरिंग हमेशा, अगर ऐसे बाईसाइक्लो मतलब जिसमें 2 कॉमन सेंटर हों, तो नंबरिंग हमेशा बड़े रिंग के साइड से करते हैं। इधर से भी जा सकते थे, देखो बाकी सब प्रीवियस रूल लगाना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखना, तो ये बाईसाइक्लो लिख लो पहले, उसके बाद इसके अलावा कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 और इधर 1 2, तो 4 2 और बीच में कोई और है क्या, ऐसे नहीं, डायरेक्ट अटैच्ड है तो 0। और कितने कार्बन थे, ऑक्टेन, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं ये वाला बाईसाइक्लो वाला। ज़्यादा हमने एग्जाम्पल नहीं लिया क्योंकि हमने क्लासिक 1 शॉट में तो सबका रहा ही रखा है। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें बोला है, एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका क्या हो जाएगा नेम, अगर आप इसको बनाना चाहोगे तो ऐसे लिखा है, मैं ये कुछ कर लिख देता हूँ। ठीक है, दिख नहीं रहा है, पहला है, अरे पेन का चार्जिंग भी ख़त्म है, तो आप देख लो इसको, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये ऐसे लगा 1 2 और यहाँ पे 1 2, तो ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकल में पहले आता है, तो इसलिए इधर से किया है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 1 2 3 और क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा, है ना। ये पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो आप, मैं चाहूँगा ये आपका SW है, आप पूरा देख लेना। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया है, सोल्यूशन भी लिख दिया है, आप सभी कर पाओगे इसको। ठीक है, तो बाकी टेस्ट तो चल ही रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो लोग नए हैं भाई, हमें नहीं जानते हैं, नीट 2025-26 का जो पेपर हुआ है, हमने पूरा का पूरा वीडियो दिया है, सारे क्वेश्चन एकदम सेम आए थे, मतलब कौन से पैटर्न एकदम सेम था, कुछ क्वेश्चन एकदम सेम। केमिकल काइनेटिक्स से मैंने 3 4 बार क्वेश्चन कराए हैं ऐसे। अगर डाटा चेंज हो जाएगा तो आप तो कर ही पाओगे ना भाई, ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 2025 में भी हमने करके दिखाया है, विदिन 2 मंथ पढ़ाया है, ऐसा नहीं साल भर से पढ़ा है। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से पढ़ा दो, मुझे लगता है उससे बाहर कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तो इसके लिए मैंने 5 स्टेप स्ट्रेटजी कराया था, जिसमें फर्स्ट स्टेप स्ट्रेटजी था क्लासिक 1 शॉट। ये है क्लासिक 1 शॉट। मुझे लगता है क्लासिक 1 शॉट एक ऐसा 1 शॉट है जो हर वैरायटी प्रॉब्लम, सारे थियरी एकदम यूनिक वे में और बेहतरीन तरीके से सारे एनसीईआरटी एक्सेप्शन सबको क्वेश्चन को कंटेन करता है। अगर आप इसको करते हो तो मेरा कोशिश यही था कि इसे करने के बाद स्टूडेंट को और कहीं जाने की ज़रूरत ना हो कि कितना भी पढ़ता है क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, सब कुछ कवर कर दे। तो इसमें मैंने ये कोशिश किया था। तो आप इसको देखते हो तो सारे आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ऑर्गेनिक अगर जीयूसी आपने सबसे पढ़ रखा है तो एक बार मेरे से पढ़ लेना, शायद आपको ऑर्गेनिक से प्यार हो जाए, ऐसा मेरा बिलीव है। बाकी आप देख लेना, डेफिनेटली आपको 4-5 चीज़ें एक्स्ट्रा मिलने वाली हैं और एक यूनिक अप्रोच मिलेगा। तो ये पहला स्टेप था जो कि मैंने सारे स्टेप के सारे लेक्चर करा दिए, सारे चैप्टर के यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट में है। दूसरा स्टेप था सुपर 45। ये है सुपर 45, जो चीज़ें थोड़ी सी बची रह जाती हैं वो हम इसमें कवर कर लेते हैं। अब भाई ये 45 क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र है, इसमें सारे वैरायटी कवर हो जाते हैं, एनसीईआरटी कवर हो जाते हैं, एक्सेप्शन कवर हो जाते हैं, थियरी भी कवर हो जाती है, और एकदम 4-5 किताबें जो भी ऐड करनी होती है हम उससे सवाल ले लेते हैं, और एक्सप्लेनेशन एकदम बेहतरीन होता है। अगर आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसे देख के आप कम समय में सब कुछ कवर कर सकते हो। ये है हमारा सुपर 45, सारे चैप्टर के हमने करा दिए हैं, और कोई रैंडम एक्सप्लेनेशन नहीं होता, कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं होता, बहुत मेहनत लगे हैं ये बनाने में, आप इसमें देख सकते हो। तो अगर आप इसको सारे चैप्टर को कर लेते हो तो क्या पूछेगा, सारे पॉसिबिलिटी ही कवर हो गए। ठीक है,
और पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, जो मैं बता रहा हूँ पीडीएफ के लिए आपको 200 पे करने होते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारा ये क्रीम कॉन्सेप्ट लेना चाहते हो लेक्चर, जो रीनीट स्पेशल चल रहा है, सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, टेक्स्ट सीरीज वगैरह, उसके लिए आपको हमसे बात करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप हमारा था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो कि हमने नीट लास्ट ईयर कराया था। और अभी लास्ट में ये भी बताऊंगा अभी आपको क्या करना है अगर आप लेट देख रहे हो तो। और फोर्थ स्टेप संडे स्पेशल टेस्ट था, जो कि बॉबी सर कंडक्ट कराते थे। मेंटरशिप वही 200 में, पीडीएफ टेस्ट सब कुछ हो जाता था, लेकिन अभी वो नहीं है, ठीक है। पर आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये हमने इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से 5,000, 20,000, 40,000 कोई दिया है मेंटरशिप के नाम पे। वो लोग बात भी नहीं करते और आपको गुमराह करते हैं। मैं तो कहता हूँ आप मेरा जो फ्री में कंटेंट है 5 स्टेप स्टडी यूट्यूब पे, कहीं भी आप 20-30 हज़ार का जो कोर्स ले रखे हो ना, मैच करा लो भाई, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप बेवकूफ़ बनने चले जाते हो, है ना, लोग बना देते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करके। और उसके बाद 5th स्टेप था गेस पेपर। ये है गेस पेपर आपका एकदम क्वालिटी लेवल। आपको लगता है आपने पढ़ाई की है एकदम तगड़े लेवल से, जाके आप मेरा गेस पेपर ट्राई करना। ये है क्वालिटी, इसे बोलते हैं। आपको मज़ा ना आ जाए तो बताना, आप देखना ही सारे पूरी केमिस्ट्री के 10 गेस पेपर हैं, इसे कर लेना, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर लेते हो ना, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं, और हमारा प्राइवेट लेक्चर चल रहा है, प्राइवेट क्लास, जिसमें आप सोचो अगर मैं फ्री में इतना कुछ करा दिया है, सब कुछ दे दिया है, तो प्राइवेट में मैं क्या ही लेवल कर रख रहा हूँ, है ना। मैं फ्री में जब कोई हमारी क्लास नहीं चलती तब भी हम सबसे बात करते थे, पूरी कोशिश रहती है। 1-2 हज़ार से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन करके मुझे मैसेज करना क्लास के लिए। आशुतोष नाम है, या नीट 2027 के लिए जो गुमराह नहीं होना चाहता, भटकना नहीं चाहता, आप मुझे पहले से मैसेज करके रखना। तो ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ये तो नीट के लिए पहले था, ये चीज़ें जो हमने करा रखी है। अब री नीट है तो उसमें मैंने क्या करा है, फ्यूचर 45 सीरीज़, एक ऐसा सीरीज। अब फ्यूचर 45 लॉन्च कर दिया मैंने यूट्यूब वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए, जिसमें से 2-2 चैप्टर हम लेते हैं, 45 क्वेश्चन। अब इसमें और तगड़े वाले क्वेश्चन हमने ऐड कर दिए हैं, तो इसको भी आप कर लेते हो तो फिर अब क्या ही हो जाएगा, मतलब सब कुछ कवर्ड है, सारे पॉसिबिलिटीज़ कवर है। तो एक जेन्युइन रेलेवेंट हाई क्वालिटी क्वेश्चन करने के लिए आपको हमने ये बनाया है। आप कहीं भी भटको मत, कोई स्टूडेंट कुछ भी कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आएगा जब टेक्स्ट सीरीज़ वगैरह फर्जी कुछ भी दे रहे हैं लोग, ठीक है। ये है, तो ये आप कर लो। और प्राइवेट क्लास भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे प्राइवेट क्लास के प्राइवेट लेक्चर हैं, जैसे ये देखो। अब मैंने प्राइवेट में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूँ। जैसे केमिकल बॉन्डिंग हमने लिया, तो अब इसमें अगर आप क्लासिक 1 शॉर्ट देखते हो तो मेरा 234 पेज का पीडीएफ है केमिकल बॉन्डिंग का। लेकिन अगर आप इसको देखते हो तो 30 मिनट का लेक्चर होता है। इसमें मैं केवल और केवल क्रीम कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करता हूँ, जो कि आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपको सोचना भी नहीं है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। तो आपके पास टाइम कम है तो ये फटाफट देख लोगे। सारे चैप्टर हैं, मुश्किल से 2-4 दिन लगते हैं कंप्लीट होने में, 30-30 मिनट के पूरा कर लोगे। स्पेशल टेस्ट होता है, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पूरा टास्क दिया जाता है और सबको एकदम एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है बढ़िया से। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मुझे मैसेज कर सकते हो 80 91 38 39 और 94 और नीट 2027 के लिए। बाकी और लोगों तक आप ये चीज़ें बताओ ताकि सबका भला हो सके। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।